हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.6 करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। 7.6 में हमें जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज कॉम्बिनेशंस। आप लोगों ने परम्यूटेशंस पढ़ लिया है स्टूडेंट्स। 7.5 तक परम्यूटेशंस का टॉपिक थे। अब 7.6 ऑनवर्ड्स हमें कॉम्बिनेशन पढ़ना है। आप इस एक्सरसाइज को करने से पहले एक बार कॉम्बिनेशंस के ऊपर जो इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बनाया था उसको आप देख लीजिएगा, जिसमें मैंने फॉर्मूलेज की बात की है। जो फॉर्मूला हमें इसमें कॉम्बिनेशन में यूज करना है दैट इज NCR। तो ये NCR का क्या मतलब है कि सेलेक्टिंग R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ N ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास N ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उसमें से R ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए ये फॉर्मूला होता है NCR, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखिए जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए जिसमें साफ साफ यही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। आप लोगों को दिख रहा है NCR। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, 15 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल 15 माइनस 11 आप डायरेक्टली कर लीजिए, दैट इज 4 फैक्टोरियल। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 पे आप इसको 11 पे आप इसको रोक लीजिए अपॉन 11 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको नाउ देखिए 11 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया है। अब यहाँ पे आप किसी तरीके से भी इसको सॉल्व कर लीजिए। 14 12 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12 और ये 12 कैंसिल हो जाएगा। 2 1 2 7 14। तो देखिए जो आपके पास टर्म आ रहा है आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा स्टूडेंट्स 1365। तो आई होप स्टूडेंट्स आप फर्स्ट क्वेश्चन में दिए गए सेकेंड और थर्ड पार्ट अपने आप सॉल्व कर पाएंगे। बहुत इजी है सॉल्यूशन इसका। इसके आगे क्वेश्चंस करने से पहले आपको मैं कुछ कंडीशन इसमें बता देता हूँ कि जो फॉर्मूला हमारा रहता है NCR, वे 4 टर्म्स होती हैं जहाँ पे आपको उसको फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। लाइक देखिए अगर हमारे पास NCN है तो ये आपका 1 बन जाएगा स्टूडेंट्स। अगर NC0 है तो ये भी 1 बन जाएगा स्टूडेंट्स। ध्यान रखिएगा, मतलब आपको क्या करना होगा कि भाई NCN दिख रहा है तो उसको डायरेक्टली 1 लिख लीजिए। अगर NC0 दिख रहा है, R की पोजीशन पे 0 है तो उसको डायरेक्टली 1 लिख लीजिए। समझ रहे हैं, इसको आपको एक्सपेंशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन द सेम मैनर अगर आपके पास CN1 है तो आप इसको N से एक्सपेंड कर सकते हैं कि भाई N ही इसका आंसर आ जाएगा। अगर R की पोजीशन पे 1 रहता है तो आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, N का N आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर N-1 है तो यहाँ पे भी आप N लिख सकते हैं। देखिए इन चारों कंडीशन के लिए मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि भाई अगर हमें बोला जा रहा है कि C52 हमें सॉल्व करना है, जो कि आपका थर्ड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। आप सॉल्व करके देखेंगे ये फॉर्मूला अप्लाई करके तो आपके पास N ही 1 ही आएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास गिवन है C10 0 नीचे दिया है R की पोजीशन पे, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली विदाउट सॉल्विंग 1 लिख लीजिए। सिमिलरली अगर आपके पास C10 1 गिवन है, भाई R की पोजीशन पे 1 आ गया तो जो भी N होगा वही हमारा आंसर आएगा। दैट इज यहाँ पे आपका N 10 है तो आपका आंसर 10 हो जाएगा स्टूडेंट्स। इस केस में देखिए क्या होगा कि C10 और नीचे N-1 का मतलब एक नंबर कम होना चाहिए N से। अगर यहाँ 10 है और यहाँ 9 है तो ये इस कंडीशन में आ गया स्टूडेंट्स। तो इस कंडीशन के लिए आपका ये फॉर्मूला N ही रहेगा, मतलब 10 ही इसका आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिएगा, जहाँ पे ये 4 कंडीशंस होती हैं वहाँ पे आपको फॉर्मूला लगा के टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इसमें 4 वैल्यूज में लिख सकते हैं फॉर्मूला वैल्यूज को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें इवेलुएट करना है इन तीनों टर्म्स को। तो देखिए जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया उस हिसाब से C20 के हिसाब से आपके पास ये 1 आ जाएगा, NC1 के हिसाब से ये 3 आ जाएगा और आप इसको सॉल्व कर लीजिए, दैट इज 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये 4 हो गया, इसको एक्सपेंड करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 पे इसको रोक दीजिए और जो एक 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है और 2 फैक्टोरियल से ये कैंसिल कर लीजिए। देखिए कितना इजीली कैलकुलेट हो रहा है स्टूडेंट्स, दिस इज 10। तो ये हमारा आंसर आ गया 10। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसका सेकंड का सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं, जिसमें दिया गया है 19C17 प्लस 19C18। देखिए इसको आप सॉल्व करिए, भाई 19 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल और यहाँ 2 फैक्टोरियल, ये वाला जो है आपके पास 19 ही आ जाएगा। तो यहाँ से 19 इंटू 18 पे इंटू 17 पे रोक के 17 कैंसिल कर लेंगे
देखिए ये यहाँ से कट जाएगा 9 में। अब आप या तो इंटू कर लीजिए या देखिए 19 में कॉमन ले लूँगा तो 9 + 1 रह जाएगा। 19 × 10 दैट इज़ 190 हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। स्टूडेंट्स समझ रहे कैसे किया? आप 19 9 सा भी कर सकते हैं, बट मैंने 19 कॉमन लिया दोनों टर्म से, तो 9 + 1 आया और 19 × 10 हो गया, तो ये 190 हमारे पास सोल्यूशन आ गया स्टूडेंट्स। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। हमें दिया गया है 35c n + 7 = 35c n 4n - 2। तो देखिए यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी लगानी है। इसके सॉल्यूशन आप लिखिए कि भाई वी नो दैट, हमें क्या आइडेंटिटी पता है कि अगर हमारे पास NCA और NCB, मतलब अगर n ऊपर सेम रहता है और कॉम्बिनेशन के r की वैल्यूज अलग अलग है, तो या तो हमारे पास इधर a = b होगा या आपके पास a + b = n होगा। समझ रहे हैं? या तो ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी और या तो ये n की वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो आप इस वाले में ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए भाई। तो ये अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे n + 7 = 4n - 2 होगा भाई। ये वाली वैल्यूज दोनों इक्वल होंगी, या तो फिर ये हो सकता है कि इन दोनों का सम जो है वो 35 के इक्वल होगा। तो आप यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो यहाँ से आप देखिए n की वैल्यू 3 निकल के आ रही है। आई होप आप सॉल्व कर पाएंगे। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी। तो यानी कि n या तो 3 होगा या तो 6 होगा स्टूडेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड करना है NC3 और हमें गिवन है NC10 = NC12। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी जो हमने पिछला थर्ड क्वेश्चन किया था कि हमने देखा था NCA = NCB हो, तो इधर A = B होता है या इन दोनों का सम जो है वो n के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्लियरली देख के पता लग रहा है 10 = 12, तो इधर A = B को तो हम यहीं पे नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, बस हियर आप लिखिए भाई कि जो n होगा वो 10 + 12 इनके सम के इक्वल होगा। सो वी आर गेटिंग n = 22। नाउ अब आप फाइंड कर लीजिए NC3। तो NC3 की वैल्यू देखिए क्या बन रहा है, 22C3। तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। 22 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और ये आ जाएगा नीचे 19 फैक्टोरियल। तो भाई 22 × 21 × 20, 19 पे रख के 19 कट जाएगा नीचे से, 3 × 2, 3 से कट जाएगा 7 में और ये कट जाएगा आपका 10 में। तो जो आपके पास आंसर आ गया दैट इज़ ये आपका 154 हो रहा है और तो ये आपका 1540 सॉल्यूशन आ गया स्टूडेंट्स। फोर्थ का सेकंड पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी सेम फार्मूला आपका लग रहा है कि भाई इन दोनों का सम जो है वो 16 के इक्वल, क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों इक्वल तो नहीं होंगे ना, ए और बी, मतलब ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे भी क्या कर लेंगे, हियर वी हैव 16 = सम ऑफ द टू वैल्यूज, देन वी कैन राइट r = देखिए 14 और ये 7r आ जाएगा आपके पास। नाउ आपको सॉल्व करना है RC4। तो n की पोजीशन पे आपके पास 7 आ गया, RC4 यानी कि 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल आप इसको सॉल्व करेंगे 3 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 7 × 6 × 5 पे रोक लीजिए और नीचे 3 × 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 6 और ये आपका 35। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। NPR = 720 × NCR, फाइंड वैल्यू ऑफ R। तो देखिए यहाँ पे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों ही आ गया। तो यहाँ पे आप जब परम्यूटेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल रहेगा = 720 इंटू ये वाला आपके पास n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और n - r फैक्टोरियल है स्टूडेंट्स। तो आप देखिए यहाँ से क्या हो रहा है कि भाई n - r कैंसिल, n कैंसिल, सो यू आर लेफ्ट विद ओनली r फैक्टोरियल = 720। नाउ अब आप देखिए कि भाई 720 वैल्यू जो है हमारा किस फैक्टोरियल पे आता है, 20 है 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है, तो r = 6। अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि 720 कैसे आ गया 6 फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ये ध्यान रख सकते हैं कि कुछ वैल्यूज जो है फैक्टोरियल की आप याद रख सकते हैं। जैसे कि भाई हमारे को पता है 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल आपका 24 हो गया, 5 फैक्टोरियल आपका 120 हो गया, 6 फैक्टोरियल आपका 720 होता है, 7 फैक्टोरियल आपका 5040 होता है, 8 फैक्टोरियल आपका 40 320 होता है। इस तरीके से आप कुछ वैल्यूज याद रख सकते हैं। अगर ये मुश्किल लगे तो आप 6 7 तक तो याद कर ही सकते हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो इसलिए 720 हमारा 6 फैक्टोरियल डायरेक्टली हमने लिख लिया है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 से अब वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें क्या करना है, क्वेश्चंस के स्टेटमेंट बना के आंसर्स लिखने हैं। देखिए जैसे हमें 6 क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट पार्ट में, हाउ मैनी सिलेक्शंस ऑफ 4 बुक्स कैन बी मेड फ्रॉम 8 डिफरेंट बुक्स। तो आप लिखिए भाई टोटल नंबर ऑफ बुक्स जो है n = 8, ठीक है। नंबर ऑफ बुक्स टू सिलेक्ट
कितनी बुक सेलेक्ट करनी है, दैट विल बी आर। तो जो टोटल वेज हो जाएंगे सेलेक्ट करने के, फ्रॉम 8 बुक्स टू सेलेक्ट 4 बुक्स, हमारे पास जो वेज हो जाएंगे NCR यानी कि N8 यानी C4। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो आप देखिए जो वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 पे इसको हम रोक लेंगे। देन नीचे हमारे पास 24 होता है, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू मैंने 24 लिख दिया था, 35 70। तो ये 70 वेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 70 वेज में 4 बुक सेलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 8 बुक्स। नाउ इन द सेम मैनर हमारे पास देखिए 9 स्टेम्प्स हमें सेलेक्ट करनी है फ्रॉम 11 स्टेम्प्स। तो आप स्टेटमेंट्स लिख लीजिएगा, मैं यहाँ डायरेक्टली कर रहा हूँ N11, R हमारा 9, तो 11C9 इसका जो सोल्यूशन होगा। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 11 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, और ये हमारा आ जाएगा 11 माइनस 9 2 फैक्टोरियल। तो 11 इंटू 10 आ जाएगा, नीचे 2। तो आप देखिए यहाँ से कैंसिल करके 55 वेज हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स। आप इसके स्टेटमेंट्स लिख लीजिएगा, मैंने इसको सिंपली डायरेक्टली किया है सॉल्व। स्टूडेंट्स देखिए 7th का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमें इसी तरीके से स्टेटमेंट लिखना है कि भाई टोटल जो मेंबर्स हैं हमारे पास, टोटल मेंबर्स ऑफ अ प्लेयर ऑफ अ टीम, टोटल मेंबर्स ऑफ अ टीम हमारे पास है 13। इसमें से हमें सेलेक्ट कितने करने हैं, सेलेक्ट दैट इज R हो जाएगा 9। आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा मेंबर्स टू सेलेक्ट करके। ये हमारे पास N बन गया है स्टूडेंट्स 13 और R हमारा 9। तो जो टोटल वेज हमारे पास आएगा दैट इज, आप समझ गए होंगे, 13C9। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 13 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो इसको आप कैंसिल करके देखिए कैसे करेंगे, 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10, 9 से 9 कट जाएगा, इसलिए 9 फैक्टोरियल हटा दिया हमने। यहाँ पे 4 फैक्टोरियल का आप डायरेक्टली 24 भी लिख सकते थे, इसको हमने इस तरीके से कर लिया। 4 3 12 होता है, तो ये 12 इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 5 नाउ आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यू विल गेट 715 वेज। यानी कि आप 13 प्लेयर्स में से 9 प्लेयर्स अगर सेलेक्ट करने होंगे तो हम 715 वेज में हम 9 प्लेयर्स सेलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 13 प्लेयर्स। नाउ 7th का सेकंड पार्ट देख लेते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए टोटल पर्सन्स हमारे को गिवन है, टोटल पर्सन जो हमारे पास है दैट इज 12 पर्सन। टोटल पर्सन हमारे पास 12 है और हमें नंबर ऑफ हैंडशेक्स निकालने हैं कि 12 पर्सन जब आपस में एक दूसरे हैंडशेक करेंगे तो कितने हैंडशेक होंगे। तो इसमें काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। टोटल पर्सन का मतलब ये आपका N हो गया। अब पर्सन रिक्वायर्ड फॉर 1 हैंडशेक, पर्सन रिक्वायर्ड फॉर 1 हैंडशेक, भाई एक हैंडशेक जब होगा तो कितने पर्सन चाहिए, R इक्वल टू 2 पर्सन से ही तो एक हैंडशेक बनेगा ना। यहाँ पे N की वैल्यू 12 और R हमारा 2। तो जो टोटल हैंडशेक्स होंगे वो कैसे निकलेंगे, टोटल हैंडशेक्स जो होंगे तो ये आ जाएगा आपका 12C2 लगाएंगे तो ये आ जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। तो ये तो बहुत इजी है सॉल्व करना स्टूडेंट्स। 12 इंटू 11 पे आप इसको रोकिए, 10 से 10 कैंसिल, 2 6 और ये 66 हैंडशेक्स। अभी ये कैसे पता लगेगा कि भाई यहाँ पे हमने NCR लगाना है ना, NPR क्यों नहीं लग रहा है ना। बाकी ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं भाई क्योंकि हम 7.6 कर रहे हैं इसलिए कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं बेटा, वो तो हम 7.6 कर रहे हैं इसलिए कॉम्बिनेशन तो लगा रहे हैं। बट एग्जाम में आपको कैसे पता लगेगा भाई जो क्वेश्चंस आपके पास आएंगे कि भाई उसमें NPR लगाना है या NCR लगाना है। तो अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो इनमें डिफरेंस है वो है ऑर्डर का, कि यहाँ पे ऑर्डर में मैटर नहीं कर रहा है। क्यों ऑर्डर मैटर क्यों नहीं कर रहा है आप समझ सकते हैं, क्योंकि अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन से हैंडशेक कर रहा है तो वही पर्सन उसी पर्सन से बैक हैंडवर्ड्स करेगा तो वो एक ही हैंडशेक काउंट होगा स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं ना, वो 2 हैंडशेक्स काउंट नहीं होंगे। समझ लीजिए, दोबारा से मैं बोल देता हूँ इस चीज को कि अगर 1 पर्सन सेकेंड पर्सन से हैंडशेक कर रहा है तो वो 1 हैंडशेक काउंट होगा, और अगर सेकेंड पर्सन दोबारा 1 पर्सन से हैंडशेक करेगा तो वो हैंडशेक अलग से काउंट नहीं होगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं दोनों पर्सन का ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ तो वो एक ही हैंडशेक काउंट होगा। दैट इज वाई वी आर टेकिंग NCR हेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बेसिक डिफरेंस को समझना काफी जरूरी है आप लोगों के लिए कि भाई हम क्यों NCR लगा रहे हैं, NPR क्यों नहीं लगा रहे। तो आई होप आपको क्लियर होगा। 8 क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि देयर आर टोटल 9 कोर्सेज आउट ऑफ विच 5 कोर्सेज आर टू बी चूजन बाय अ स्टूडेंट। कि भाई 9 कोर्स दिए हैं टोटल, उसमें से 5 कोर्स चूज करने हैं किसी भी स्टूडेंट को। बट ये कंडीशन लगाई गई है कि 2 कंपलसरी कोर्सेज हैं, तो अब कितने वेज में वो 5 कोर्सेज सेलेक्ट कर सकता है 9 में से अगर 2 कंपलसरी कोर्सेज हैं।
तो देखिए स्टूडेंट्स को बहुत ही इजी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को कि आपके पास जो टोटल कोर्सेज हैं 9 कोर्सेज, ठीक। अब इसमें से हमारे पास कंपलसरी कोर्स कर दिए भाई, कंपलसरी कितने कर दिए, 2 कोर्सेज तो कंपलसरी हो गए ना कि हर बच्चे को लेना ही पड़ेंगे। तो फिर रिमेनिंग कोर्स कितने बच्चे, भाई कितने में से वो चूज कर सकता है। रिमेनिंग टोटल कोर्सेज हम यहाँ लिख लेते हैं कि टोटल रिमेनिंग कोर्सेज कितने बचे मेरे पास, भाई 7 कोर्सेज बचे, है ना। अब देखिए इन 9 कोर्सेज में से हमें सेलेक्ट कितने करने थे, सेलेक्ट हमें करने थे 5 कोर्सेज सेलेक्ट। बट क्या हम 5 अपनी मर्जी से कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये 2 कोर्सेज कंपलसरी लगा दिए ना इन्होंने। तो इन 5 में से 2 तो इधर चले गए, तो अब 5 में से कितने रिमेनिंग बचे मेरे पास, रिमेनिंग कोर्सेज टू सेलेक्ट। आप समझिए कि रिमेनिंग कोर्सेज टू सेलेक्ट मेरे पास कितने रह गए भाई, 2 कोर्सेज कंपलसरी लेने ही है, तो 3 कोर्सेज मैं सेलेक्ट कर पाऊंगा अब। तो यानी कि अल्टीमेटली हमारे पास जो कंडीशन बन रही है कि भाई एन मेरे पास 7 कोर्स आ गया और जो मेरे को सेलेक्ट करने हैं आर मेरे पास 3 कोर्स आ गया। ये बहुत ही ईजी वे है स्टूडेंट समझने के लिए आप लोगों के लिए। आई होप आपको क्लियर होगा कि अब इसमें टोटल वेज कैसे निकलेंगे। तो आपको पता है टोटल वेज क्या होने वाला है, दैट इज NCR, यानी कि आप लिख लीजिए 7C3, आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 35 आंसर आ जाएगा। मैंने इसको डायरेक्ट लिखा है, आप सॉल्व कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये मेथड्स इजीली समझ आया होगा कि मैंने कैसे इसको सॉल्व किया है। चलिए स्टूडेंट्स 8 का सेकेंड पार्ट करते हैं। ये हमें बतला गया है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 7 है और हमें नंबर ऑफ गर्ल्स सेलेक्ट करनी है 3 और टोटल नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास 5 हैं और उसमें से हमें 2 बॉयज सेलेक्ट करने हैं। तो यानी कि टोटल जो हमें कमेटी बनानी है वो 5 मेंबर्स की कमेटी बनानी है आउट ऑफ 12 मेंबर्स। समझ में आया स्टूडेंट्स कि 5 मेंबर्स की कमेटी बनानी है इस 12 मेंबर्स में से। मैं स्टूडेंट्स कोशिश करूंगा कि यहाँ पे आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में बताऊं। जैसे अगर मुलेश्वर प्रसाद, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो डाउट था कि भाई डिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, जो आपको पिछली वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे वो आपको क्लियर कर पाऊं थोड़ा सा। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास 7 है, तो ये तो n हो जाएगा। नंबर ऑफ गर्ल्स टू सिलेक्ट 3, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा भी स्टेटमेंट टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 गर्ल्स आउट ऑफ 7 गर्ल्स। देखिए स्टूडेंट्स ये मैं जो स्टेटमेंट बता रहा हूँ ये सिर्फ एक को आप आइडिया देने के लिए है, आप इससे बेटर स्टेटमेंट बना सकते हैं या आप इसी तरीके से लिख भी सकते हैं स्टेटमेंट। तो यहाँ से देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन ये हमारा 35 आ जाएगा क्योंकि पिछली बार हमने यही किया था। नाउ टोटल नंबर ऑफ बॉयज सेलेक्ट करने के लिए आप ये स्टेटमेंट लिख लीजिएगा पूरा, तो इसके जो वेज हो जाएंगे दैट इज 5C2। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये जो वैल्यू आने वाला है यहाँ से हमारे पास 10 वेज, भाई 10 वेज ये आ गया और ये 35 वेज था। ना अब हम क्या करेंगे, टोटल वेज हम यहाँ निकालेंगे। टोटल वेज निकालने के लिए आप देखिए यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों को, ऐसा क्यों, है ना। अब यहाँ पे देखिए ऐसा इसलिए बिकॉज ये डिपेंड है। अभी डिपेंड क्यों है आप समझिएगा भाई, बिकॉज 5% की कमेटी बनानी है। डिपेंड क्यों कर रहा है, क्योंकि ये हमें 5% की कमेटी बनानी है, आप समझिए, ठीक। अब जो 5% है वो मैंने ना गर्ल्स में से 5 के 5 लिए हैं और ना ही बॉयज में से लिए हैं। भाई 3 मैंने गर्ल्स लिए हैं और बॉयज 2 लिए हैं, तो ये 5% की कमेटी बनने के लिए एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, आप समझिए, है ना। मैंने 3 गर्ल्स लिया है और 2 बॉयज लिया है, तो जो 5% की हमें कमेटी बनानी है वो बनने के लिए ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। 3 और 2 दोनों मिलके तो 5 होंगे, है ना, डिपेंड कर रहे हैं, समझिए। अच्छा अब ये इंडिपेंडेंट कब होते हैं कि जो मेरे को 5% की कमेटी बनानी थी वो या तो मैं इधर 5 गर्ल्स में से 5 के 5 ले लेता, अगर मैं 5 के 5 गर्ल्स में से ही ले लेता तो ये क्या होता है भाई, एक कमेटी डिफरेंटली बन जाती, या तो मैं बॉयज में से 5 के 5 ले लेता। बात समझिए ध्यान से, अगर मैं 5 गर्ल्स सेलेक्ट कर लेता है कमेटी में और यहाँ से 5 बॉयज सेलेक्ट कर लेता तो क्या हो रहा है उस केस में कि ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे। क्यों, क्योंकि भाई 5% की कमेटी तो बन चुकी है ऑलरेडी और यहाँ पे भी 5% की कमेटी बन चुकी है। तो उस केस में हम जो इनके टोटल वेज होंगे उनको प्लस करेंगे, वहां पे हम इनको इंटू नहीं करेंगे। जो मुलेश्वर आपका डाउट था शायद क्लियर होगा थोड़ा सा, बट अगर यहाँ पे भी क्लियर नहीं है तो अभी आगे इस एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस है जहां पे हमें टोटल वेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है और कहीं पे हमें टोटल वेज निकालने के लिए प्लस करना पड़ेगा। तो आपको बेसिक आइडिया तो आ गया होगा कि अगर जो हमें फाइंड करना है, मतलब हमें टोटल 5% की कमेटी फाइंड करनी थी, तो वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं
बनने के लिए तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर ये एक सेपरेटली कमिटी बन चुकी है टोटल, मतलब सेपरेट कमिटीज बन चुकी हैं और वो दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो हमें वहां पे प्लस करना पड़ेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि मैंने यहाँ मल्टीप्लाई क्यों किया है टोटल वेज के लिए। जनरली बच्चों को ये लगता है कि टोटल वेज में प्लस होगा, बट ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे ये एक दूसरे को डिपेंड कर रहे हैं एक कमिटी बनने के लिए। दैट इज वाई वी आर मल्टीप्लाइंग। स्टूडेंट्स ये 9th क्वेश्चन नहीं, ये 8th का सेकेंड पार्ट है। ठीक, ये 8th का सेकेंड पार्ट था। नाउ स्टूडेंट्स देखिए 9th क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें हमें दिया गया है कि भाई 5 ब्लैक बॉल्स हैं और 6 रेड बॉल्स हैं एक बैग के अंदर। उस बैग में से हमें सेलेक्ट करनी है 2 ब्लैक बॉल्स और 3 रेड बॉल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब हमें टोटल 5 बॉल सेलेक्ट करनी है। ये ध्यान देना है कि भाई 2 ब्लैक और 3 रेड, यानी कि 5 बॉल सेलेक्ट करनी है टोटल 11 बॉल्स में से। तो अब देखिए कैसे हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। बिल्कुल 8 क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमने जो किया था वही इसमें अप्लाई करेंगे कि भाई ब्लैक बॉल्स को सेलेक्ट करने के कितने वेज होंगे। आप लिख लीजिए वेज टू सेलेक्ट 2 ब्लैक बॉल्स आउट ऑफ 5 ब्लैक बॉल्स, है ना। तो एनसीआर आपको पता है 5C2 यहां लगा दीजिए, तो इसकी वैल्यू तो आपके पास आ जाएगी 10। नाउ सिमिलरली यहाँ पे भी आप लगा दीजिए, स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा। वेज जो इसके निकलेंगे भाई 6 रेड में से हमें 3 रेड सेलेक्ट करनी है, तो 6C3 आप लगा दीजिए। तो ये जो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, तो ये 20 वेज आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये 20 वेज आ जाएगा और ये 10 वेज हमारे पास आ चुका था। तो अब देखिए टोटल वेज के लिए क्या करेंगे आप समझिए। अगेन जो मैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट समझा रहा था कि यहाँ पे ये डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे को, 20 इंटू 10 कर देंगे तो ये 200 आ जाएगा। आपको यहाँ मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है, बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्यों इंटू किया मैंने, इनको प्लस क्यों नहीं किया। अगेन देखिए मैंने जो बताया था कि मेरे को 5 बॉल सेलेक्ट करनी थी टोटल, तो मैंने 5 टोटल इसमें से नहीं लिए हैं, ये 2 लिए हैं और यहां से 3 लिए हैं। तो 5 बॉल्स सेलेक्ट होने के लिए, मतलब 5 बॉल्स बनने के लिए ये दोनों एक दूसरे को डिपेंड कर रहे हैं कि भाई 2 इसमें से 3 इसमें से, तब जाके 5 बनेंगे। तो इसलिए डिपेंडेंट है। अगर सपोज मैं 5 की 5 ब्लैक ले लेता या 5 की 5 रेड ले लेता, तो फिर रेड बॉल जो है वो ब्लैक पे डिपेंड नहीं करती या ब्लैक बॉल रेड पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि वो 5 अलग अलग सिलेक्ट हो चुके हैं। तो उस केस में उनके जो टोटल वेज है उसको हम प्लस कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स 9th का सेकंड पार्ट देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ मैथ्स बुक हमें गिवन है 7 एंड हमें मैथ्स बुक सेलेक्ट करनी है 3। तो देखिए एन की वैल्यू 7 हो गई, जो टोटल नंबर ऑफ बुक्स है वो एन हो जाएगा और जितनी बुक सेलेक्ट करनी है वो आर हो जाएगा। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा, अभी हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। इसी तरीके से इसमें नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स भी गिवन है, जो कि एन इक्वल टू हम 5 ले लेंगे, ये एन हो जाएगा। टोटल बुक्स हैं ये फिजिक्स की, और हमें फिजिक्स की ही बुक सेलेक्ट करनी है 3, तो ये आर हो जाएगा। तो भाई आप समझ पा रहे होंगे भी इसमें कितने वेज बनेंगे। आप इसके स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3 बुक्स आउट ऑफ 7 बुक्स, दैट इज एन यानी कि 7C3। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो 35 आ जाएगा, 35 वेज। नाउ इन द सेम मैनर आप इसका वेज लिख लीजिए भाई, इसका वेज जो होगा दैट इज एन यानी कि 5 और आर यानी कि 3, तो 5C3 आप इसको कर लेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 10 वेज आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो अब यहां से आपको पता है भाई टोटल वेज में क्या करना है। टोटल वेज में हमें यस इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट्स, करेक्ट। तो आपके पास जो टोटल वैल्यू आ जाएगी 350 वेज। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए 10th के फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 2 रेड कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो देखिए ये कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट्स। तो ये कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों ने 10th क्लास में भी किए थे, प्रोबेबिलिटी में आपको याद होंगे, है ना। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को कार्ड्स की डिटेल पता होगी, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को कार्ड की डिटेल नहीं पता है तो उनको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मैं पहले आप लोगों को कार्ड्स की डिटेल बता देता हूँ स्टूडेंट। देखिए कार्ड्स जो 52 कार्ड्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, तो उसके लिए आप देखिए मैंने ये बना के रखा हुआ है, आप इसको देखिए। देखिए जो 52 कार्ड्स होते हैं टोटल हमारे पास, उसमें 4 डिफरेंट सूट्स होते हैं। तो 4 डिफरेंट सूट्स का मतलब डिज़ाइन होते हैं उसमें, आपने देखा होगा कार्ड्स में इस तरह के डिज़ाइन होते हैं। तो ये जो डिज़ाइन रहता है इसको डायमंड कहा जाता है, ये 13 नंबर होते हैं। जो दूसरा डिज़ाइन है देखिए जो हार्ट शेप्ड है, तो उसका नाम भी हार्ट है, ये भी 13 नंबर होते हैं। ये दूसरा डिज़ाइन देखिए एक ट्री के जैसे हैं 2 डिज़ाइन, बट ये दोनों ट्री के जैसे डिज़ाइन है, बट अलग अलग डिज़ाइन है। तो इस वाले डिज़ाइन को कहा जाता है स्पेड, 13 नंबर। ये वाला क्लब कहलाता है, ये भी 13 नंबर। देखिए 13 13 13 ये 52 कार्ड्स हो गए हमारे टोटल। अब डायमंड एंड हार्ट है, ये रेड इन कलर होते हैं, तो रेड के 26 हो गए। और स्पेड एंड क्लब ये ब्लैक इन कलर होते हैं, तो ये 26 हो गए। नाउ अब इनके अलावा कुछ नंबर्स होते हैं कार्ड्स में, A
2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर जे क्यू के। तो जो ये ए है इसका नाम होता है एस, इसे एस कहा जाता है। जे का नाम है जैक स्टूडेंट्स, जे को कहा जाता है जैक, क्यू को कहा जाता है क्वीन और के को कहा जाता है किंग। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये सब चार चार कार्ड्स होते हैं। चार चार कार्ड्स कैसे होते हैं जो समझिएगा कि एस एक डायमंड में होगा, एक हार्ट में होगा, एक हमारा स्पेड में होगा और एक हमारा क्लब में होगा। तो इसलिए एस के चार कार्ड्स होंगे। इसी तरीके से इन सब में ही होता है स्टूडेंट्स। किंग के भी चार कार्ड्स होंगे, कैसे, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, यानी कि इन सब के चार चार कार्ड्स होते हैं। अब उसके बाद जो ये तीन कार्ड्स हैं, ध्यान दीजिएगा, जे क्यू के, इनमें एक पिक्चर बनी होती है, फोटो बनी होती है, तो इसलिए इसको फेस कार्ड्स कहा जाता है, या आप इसको पिक्चर कार्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक पिक्चर रहता है, फेस रहता है, फोटो रहता है, तो इसलिए इसको फेस कार्ड या पिक्चर कार्ड कह सकते हैं। तो चार चार ये होते हैं, तो टोटल फेस कार्ड्स, पिक्चर कार्ड हमारे पास 12 होंगे, जिसमें से 6 रेड होंगे, 6 ब्लैक होंगे। तो स्टूडेंट्स आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, ये टोटल कार्ड्स की डिटेल है, जिसको कि आपको, ये कार्ड्स की डिटेल है जो आपको काफ़ी यूजफुल होंगे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में भी, और यहाँ पे भी कार्ड्स के क्वेश्चंस में काफ़ी यूजफुल रहेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें 2 रेड कार्ड्स निकालने हैं 52 कार्ड्स में से। तो भाई आप समझिए कि भाई आपको लग रहा होगा कि N 52 है और R 2 होगा, बट नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें रेड कार्ड सेलेक्ट करने हैं। तो आपको जब इसका सॉल्यूशन करना है तो रेड कार्ड्स जो है 2 रेड कार्ड्स हम रेड कार्ड्स में से ही सिलेक्ट कर पाएंगे ना। तो आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स लेना है। टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स जो है वो हमारा 26 होता है। अब नंबर ऑफ रेड कार्ड्स टू सेलेक्ट, हमें कितने रेड कार्ड सेलेक्ट करने हैं भाई, यस बताइए, हमें 2 रेड कार्ड सेलेक्ट करने हैं, तो वो R हो जाएगा। तो वेज क्या होंगे, C26 2। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, दैट इज 26 इंटू 25 और नीचे आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 24। तो 24 तो यहाँ से कैंसिल हो गया है, तो इसको हटा देते हैं, ये आपका 13 और आप इसको इंटू कर लेंगे, तो जो आपके पास आंसर आ जाएगा दैट विल बी 325। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा कि N हमने 52 नहीं लिया, क्योंकि 52 तो टोटल कार्ड्स हैं। हमें रेड कार्ड सेलेक्ट करने हैं, तो रेड कार्ड्स के लिए हमें देखना होगा टोटल रेड कार्ड्स कितने हैं हमारे पास, और वही N रहेगा। तो स्टूडेंट्स 10th का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें हमें पिक्चर कार्ड्स चूज करने हैं। तो हम पहले ये देखेंगे कि टोटल पिक्चर कार्ड्स कितने हैं हमारे पास। टोटल पिक्चर कार्ड्स हमारे पास 12 होते हैं, N12। और सेलेक्ट कितने करने हैं आपको, आप स्टेटमेंट प्रॉपर लिख लीजिएगा। हमें 3 सेलेक्ट करने हैं, तो R3। तो जो वेज होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे N यानी कि 12 C3। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 12 इंटू 11 इंटू 10 पे रोक दीजिए, और ये 3 इंटू 2, तो यहाँ से देखिए ये और ये कट के 6 2 12 होता है। तो ये आपका 220 वेज हमारे पास आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स। नाउ थर्ड पार्ट इसका काफी इंटरेस्टिंग है, देखिएगा इसको कैसे करेंगे। टोटल कार्ड्स हमारे पास 52 हैं, लेकिन हमें जो सेलेक्ट करने हैं वो 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं। किस तरीके से उसको समझेंगे कि जो 4 कार्ड्स हैं, मैं ले रहा हूँ फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड, 4 कार्ड। इन 4 कार्ड में से एक कार्ड हमारा क्या होना चाहिए, उसने बोला है रेड क्वीन होना चाहिए एक कार्ड, और बाकी 3 में कोई भी कार्ड्स आ सकते हैं। तो देखिए रेड क्वीन में हमारे पास क्वीन कितनी होती है भाई, क्वीन 4 होती है, लेकिन रेड क्वीन कितनी है, 2। तो यानी कि जो इसके वेज बनेंगे 2 रेड क्वीन में से एक चूज करना है मेरे को, समझिए। तो यानी कि एक पोजीशन तो ऐसे फिल हो जाएगी। अब बचे कितने मेरे पास, 3 पोजीशंस। 3 पोजीशंस चूज करने के लिए मेरे पास टोटल कार्ड्स में से कितने कार्ड्स यूज हो चुके हैं, 2 कार्ड्स यूज हो चुके हैं। तो 50 कार्ड्स रह गए मेरे पास रिमेनिंग, और वो 3 कार्ड्स को चूज करने के लिए 50 C3। समझिए स्टूडेंट्स, थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन यही इसका सॉल्यूशन है। मैंने इसको डायरेक्टली कर दिया है, आप इसके स्टेटमेंट्स बना लीजिएगा। कैसे हो रहा है इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूं मैं, कि भाई हमें 4 कार्ड की कॉम्बिनेशन बनानी थी। 4 कार्ड में से एक कार्ड हमें बोला है रेड क्वीन होना जरूरी है। तो भाई रेड क्वीन होने के लिए तो 2 रेड क्वीन होते हैं, उसमें से एक कार्ड चूज करूंगा मैं, तो एक कार्ड फिल हो जाएगा। अब 3 कार्ड को फिल करने के लिए मैं देखूंगा टोटल में से मैं कितने ले सकता हूँ, कि टोटल कार्ड मेरे पास कितने हैं। तो टोटल मेरे पास 52 नहीं है, बिकॉज 2 मैं यहाँ से ले चुका हूँ, 2 में से एक चूज कर चुका था, तो मेरे पास 50 कार्ड रह गए हैं। 50 में से मैं 3 कार्ड चूज कर सकता हूँ। तो ये आपका वेज होगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए जो आंसर आएगा दैट इज यहाँ से 2 निकल रहा है, और यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 50 इंटू 49 इंटू 48 और 47 का आपका कट जाएगा, नीचे 3 इंटू 2 बचा है, तो ये आपका 6 8 जा कट जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तीनों टर्म्स को, तो आपके पास जो आंसर आएगा 39200।
तो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे हमें बोला है 7 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स। तो देखिए हमने क्या करना है कि भाई टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन अ सर्कल आप लिख लीजिए। भाई टोटल पॉइंट्स कितने गिवन है, n इक्वल टू 7 हो जाएगा। जो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स है उसे हम n बोलेंगे तो 7 हो गया। नाउ नंबर ऑफ पॉइंट्स हमें कितने चाहिए फॉर अ कॉर्ड, नंबर ऑफ पॉइंट्स रिक्वायर्ड फॉर अ कॉर्ड। भाई एक कॉर्ड जो बनेगी कितने पॉइंट से बनेगी बताइए, यस 2 पॉइंट से बनेगी, है ना। तो अब यहाँ पे जो हम टोटल वेज बना देंगे या टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स हम लिख सकते हैं इसके लिए कि टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितनी बनेंगी, दैट इज 7c2। तो उसको सॉल्व करके आपके कॉर्ड्स आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसको भी आप इजीली समझ सकते हैं कि भाई अगर मेरे पास एक सर्कल है, आप ध्यान दीजिएगा कि एनसीआर क्यों लग रहा है कि भाई अगर मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं और उन पॉइंट्स में से जैसे ये नेमिंग मैं कर रहा हूँ A B C D E F और G, 7 पॉइंट्स गिवन है। अब देखिए मैं जो एक कॉर्ड बनाऊंगा तो 2 पॉइंट से कॉर्ड बनेगा, तो इसलिए R ले लिया मैंने। अब यहाँ पे समझिए कि AE जो कॉर्ड है वो EA कॉर्ड के इक्वल होगा, मतलब AE और EA दोनों अलग अलग कॉर्ड नहीं है, दे आर रिप्रेजेंटिंग सेम कॉर्ड। तो यहाँ पे जो ऑर्डर हमारा क्या हुआ, इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, क्योंकि ये अलग अलग नहीं बन रहे, तो इसलिए ये एनसीआर लग रहा है स्टूडेंट्स इसमें। ठीक है ना, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चंस में कि हम एनसीआर कहाँ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई हम 7.6 एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसलिए हम एनसीआर लगाते जा रहे हैं। क्यों लग रहा है उसका रीजन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम एनसीआर लगाते जा रहे हैं। देखिए 11 का सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करना है स्टूडेंट्स। हमें इसमें एक हेक्सागन गिवन है और हमें पूछा गया है कि हम कितने ट्रायंगल्स इसमें से फॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन हेक्सागन, हेक्सागन में कितने पॉइंट्स होते हैं, 6 हमें पता है, क्योंकि 6 साइड्स होती हैं तो उसमें 6 पॉइंट्स रहेंगे, तो n हमारा 6 हो गया। अब हमें ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए कितने पॉइंट्स ज्वाइन होने चाहिए, नंबर ऑफ पॉइंट्स फॉर अ ट्रायंगल विल बी 3, है ना। 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल बनता है, तो ये R हमारा 3 हो गया। तो इसके आप वेज निकाल लीजिए या नंबर ऑफ ट्राइंगल्स लिख लीजिए, दैट इज C6 3 आप लगाएंगे तो वी विल बी गेटिंग 20। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। 20 हमारे पास ट्राइंगल्स बन सकते हैं स्टूडेंट्स हेक्सागन के 6 पॉइंट्स में से। क्वेश्चन 12 देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 12, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे भी आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो टोटल मेन हमारे को गिवन है 2 और टोटल वीमेन हमें गिवन है 3। अब इन 2 मेन और 3 वीमेन में से हमें कमिटी फॉर्म करनी है 3 पर्सन्स की। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, केसेस बना सकते हैं। केस 1 हम पहले बना लेंगे कि भाई अगर 2 मेन हैं तो उसमें से जैसे n इक्वल टू 2, मैं पहले मेन की बात कर रहा हूँ। अगर मेन 2 हैं और मैंने R सेलेक्ट कर लिया इसमें से 1, तो यानी कि जो इसके वेज होंगे वो हमारे पास आएंगे C21। ठीक है स्टूडेंट्स, जो वुमेन है मेरे पास, ध्यान दीजिएगा, जो वुमेन है मेरे पास वो n इक्वल टू 3, टोटल वन 3 है, टोटल वुमेन 3 है। अब एक मैन में चूज कर चुका हूँ, तो अब मेरे को कितने वुमेन चूज करनी पड़ेंगी, 2, क्योंकि भी कमेटी तो 3% की बनानी है ना। तो ये जो C3 2 रहेगा। अब बात समझिए, ये जो वेज निकला और ये जो वेज निकला, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। कैसे, क्योंकि एक मैन यहाँ है, 2 वुमेन यहाँ है, तो 3 की कमेटी बनने के लिए डिपेंड कर रहे हैं, तो इसमें आप इंटू कर दीजिए। तो यानी जो टोटल वेज हमारे पास आ गया दैट इज 2 यहाँ से आएगा, और इसको आप सॉल्व करेंगे 3 यहाँ से आएगा। समझिए ये टोटल वेज हो गया हमारा। स्टेटमेंट्स आप बनाइएगा स्टूडेंट्स अच्छे से, मैं इसको समझा दे रहा हूँ कि भाई अगर हमें 3 मैन की कमेटी बनानी थी तो 1 मैन और 2 वुमेन से हम इस तरीके से इसको बना सकते हैं। नाउ केस 2 ऐसा हो सकता है, केस 2 में हम क्या कर सकते हैं कि भाई अगर मैन की बात करें तो मैंने सपोज 2 हमारे पास है और R मैंने 2 के 2 मैन सेलेक्ट कर लिए, तो जो इसके वेज होंगे वो आपको पता है कितने, 2 हो गए। नाउ अगर विमेन की बात करें, विमेन में हमारे पास N3 है और R हम कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे, भाई 3 की कमेटी चूज करनी थी, 3% की कमेटी बनानी है, तो 2 तो मैन आ गए, तो 1 ही लेना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ से जो वेज आ रहे हैं C31, अगेन दे आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर फॉर फॉर्मिंग अ 3 मेंबर ऑफ कमेटी। तो यहाँ से आप इसको इंटू कर लीजिए, तो जो आप इसको बोल सकते हैं टोटल वेज है ये। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है, देखिए 1 इंटू 3, तो ये 3 वेज आ रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक, अब केस 3 ऐसा भी हो सकता है कि भाई मैन जो है हमने एक भी चूज नहीं किए, ठीक है ना, R हमारा 0, और विमेन हमारे पास जब ले रहे हैं तो 3 विमेन थी, तो R क्या, तीनों के तीनों विमेन मैंने चूज कर ली। तो यहाँ से जो वेज बन रहे हैं आप देखिए भाई, यहाँ पे C2 0 है और यहाँ पे C3 3 है, तो ये भी इंटू होके क्या आएगा, यहाँ से 1 इंटू 1 आएगा, ये 1 वे। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा है कि कितने टोटल वेज हैं,
अब समझिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये अलग अलग कंडीशन हो चुकी है, तो यहाँ पे 3 मेंबर की कमेटी बन चुकी है कितने वेज में, 6 वेज में। यहाँ पे 3 मेंबर की कमेटी बन चुकी है 3 वेज में, और यहाँ पे 3 मेंबर की कमेटी बन चुकी है 1 वे। तो ये आपका हो जाएगा 10 वेज स्टूडेंट्स। ठीक, आया समझ में स्टूडेंट्स? आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट रहता है ना। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज पूछी गई थी क्वेश्चन में, हाउ मेनी ऑफ दिस कमिटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन, कि 1 मैन एंड 2 वुमेन की कितनी कमिटीज बन रही हैं। तो वो तो हम कैलकुलेट कर चुके थे। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी 6 आ रहा था, तो इसका 6 वेज होगा हमारा, यानी कि 2 आंसर रहेंगे, 10 वेज एंड 6 वेज। इसमें हमें दिया गया है टोटल नंबर ऑफ बॉयज 6 एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 3 इन अ क्लास, की एक क्लास में 6 बॉयज और 3 गर्ल्स हैं। तो अब हमें कमेटी बनानी है 5 पर्सन्स की, 5 मेंबर्स की हमें कमेटी बनानी है। और फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है कि हम कितने वेज में बना सकते हैं अगर हमें 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स सेलेक्ट करने हो। तो स्टूडेंट्स देखिए हम क्या करेंगे फर्स्ट पार्ट में, भाई बॉयज तो 6 है ना, तो अब देखिए 3 बॉयज को सेलेक्ट करने का क्या वेज होगा, 3 बॉयज टू सेलेक्ट आउट ऑफ 6 बॉयज, तो यानी कि क्लियरली। इसी तरीके से यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने हैं 2 गर्ल्स, गर्ल्स कैन बी सेलेक्टेड, 2 girls to select out of 3 girls, आउट ऑफ 3 गर्ल्स। तो यहाँ से आप देखिए क्या वेज आएंगे, 3C2। तो आपको पता लग रहा होगा, इन दोनों को हम इंटू कर देंगे तो टोटल वेज आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि 6C3 मल्टीप्लाइड बाय 3C2। तो इसकी वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स आपका क्या आएगा, ये 20 आ जाएगा यहाँ से, और ये हमारे पास 3 आ रहा है। तो यानी कि ये हमारे पास 60 वेज आ गए, कि जिसमें हम 5 मेंबर की कमेटी में 3 बॉयज और 2 गर्ल्स रख सकते हैं। नाउ सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स बोला है एटलीस्ट 1 गर्ल हमें लेना है, एटलीस्ट 1 गर्ल। आप इसको समझिएगा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा ये, एटलीस्ट 1 गर्ल। देखिए टोटल गर्ल्स कितनी है हमारे पास, टोटल गर्ल्स हमारे पास है n = 3। तो चलिए मैं एटलीस्ट 1 का मतलब है कम से कम एक गर्ल लेना है, तो मैं केस बना लेता हूँ, केसेस बनेंगे यहाँ पे। केस 1 कि हमने गर्ल्स ले लिया 1, तो जो इसका वेज होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, C31। अब समझिएगा यहाँ पे कि भाई गर्ल्स में से तो मैंने 1 ले लिया, तो बॉयज कितने लेने हैं, क्योंकि कमेटी तो 5 की बननी है ना। तो आप देखिए यहाँ पे बॉयज कितने हैं मेरे पास, बॉयज तो 6 थे, n = 6। तो बॉयज कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे मेरे को, अब 5 की कमेटी बनाने के लिए, 5 की कमेटी बनाने के लिए बॉयज कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे, एक गर्ल में ले चुका हूं तो 4 बॉयज सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो ये वेज हो जाएगा 6/4। तो आप इनको इंटू कर लीजिएगा, अभी हम इसको नहीं छोड़ रहे हैं। केस 2 देखिए स्टूडेंट्स, मैं डायरेक्टली अब लिख दे रहा हूँ, आप समझ गए होंगे कैसे करना है। 3 गर्ल्स में से हमें 2 गर्ल्स लेने हैं, तो यानी कि बॉयज 6 हैं तो उसमें से 3 लेने पड़ेंगे, अब समझिए। और केस 3 हमें करना है, जहां पे हमें 3 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सेलेक्ट कर लिया, तो बॉयज में से मेरे को 6 में से 2 लेने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, है ना। अब टोटल जो वेज होगा आप उसको समझिए, टोटल वेज जो होगा उसमें आपको क्या करना है कि इनके जो वेज निकलेंगे उनको आप प्लस कर दीजिए, मतलब 3C1 इंटू 6C4 की जो वैल्यू आएगी वो प्लस हो जाएगी 3C2 इंटू 6C3, और प्लस हो जाएगी जो लास्ट वैल्यू है 3C3 मल्टीप्लाइड बाय 6C2। तो आप इनकी वैल्यूज को सॉल्व कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, आपके पास जो इनको सॉल्व करके जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 120। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन 14 की बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिएगा। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक स्टूडेंट को 10 क्वेश्चंस चूज करने हैं, मतलब 10 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं आउट ऑफ 13 क्वेश्चंस। तो देखिए 13 क्वेश्चन तो क्वेश्चन में नहीं बोला, बट वो हम समझ गए क्वेश्चन को पढ़ के कैसे, क्योंकि उसने बोला है कि 2 पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी क्वेश्चन पेपर में। पार्ट ए में 6 क्वेश्चन हैं और पार्ट बी में 7 क्वेश्चन हैं, तो यानी कि टोटल 13 क्वेश्चन हो गए, और इन 13 क्वेश्चन में से 10 उसको चूज करने हैं। अब उसमें एक कंडीशन ये लगाई गई है कि चूज एटलीस्ट 4 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट, मतलब जो पार्ट ए और पार्ट बी है इनमें से एटलीस्ट 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, कि भाई 4 से ज्यादा भी वो कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसमें हमें केसेस बनाने पड़ेंगे कि भाई पहले केस 1 मैं ले रहा हूँ, केस 1 में अगर वो पार्ट ए में से 4 क्वेश्चन ले रहा है, एटलीस्ट 4 तो लेने ही पड़ेंगे। तो पार्ट ए में से अगर वो 4 क्वेश्चन ले रहा है, तो देखिए n हमारा 6, r वो 4 ले रहा है, तो इसके वेज कितने हो गए 6/4। ठीक, अब क्योंकि उसको 10 चूज करने ही है, ध्यान दीजिए 10 तो करने ही पड़ेंगे ना, तो 4 उसने ए में से ले लिए, तो वो पार्ट बी में से कितने लेगा, ये केस 1 ही है अभी बेटा।
n हमारा यहाँ पे 7 है, और इसको आप कितने लेने पड़ेंगे, इसको एटलीस्ट 6 करने पड़ेंगे, क्योंकि टोटल तो 10 करने ही थे ना, तो 6 लेने पड़ेंगे। तो जो इसके वेज होंगे 7 6, तो जो टोटल वेज हमारे पास आ रहे हैं ये हमारे क्या होंगे, C64 इंटू C76। इंटू इसलिए हुआ क्योंकि 10 उसको करने थे, तो 10 होने के लिए ये दोनों को डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। तो इसका जो वेज आएगा इसको आप निकाल के यहाँ लिख लीजिए। देन केस 2, अब ऐसा हो सकता है कि भाई वो पार्ट ए में से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर ले, है ना। अगर वो पार्ट ए में से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा तो इसका जो वेज हो जाएगा C65, और जो पार्ट बी है उसमें से वो कितने सेलेक्ट कर ले, इस बार उसको पार्ट बी में से भी 5 करने पड़ेंगे क्योंकि 10 करने हैं टोटल। तो जो इसके वेज होंगे C75, इसको आप इंटू कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। नाउ अगर केस 3 क्या हो सकता है, नेक्स्ट केस, भी ए में 6 क्वेश्चन थे तो वो 6 के 6 अटेम्प्ट कर ले अगर ए में से ही, तो C66 इसका वेज हो जाएगा। अब बी में से उसको कितने करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, 7 में से अब इसको केवल 4 करने होंगे क्योंकि 10 करने थे। तो इसका वेज 7C4 इंटू कर लीजिए, इसको टोटल वेज निकालेंगे तो टोटल वेज में आप इन सब की वैल्यूज को प्लस कर लीजिएगा, जो यहाँ से वैल्यू आया, जो यहाँ से वैल्यू आया, जो यहाँ से वैल्यू आया, इनको अब आपको प्लस करना है। अब प्लस क्यों करना है पता लग रहा होगा, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन सेपरेटली हो चुके हैं यहाँ पे सॉल्व, यहाँ पे 10 क्वेश्चन सॉल्व सेपरेटली अटेम्प्ट हो चुके हैं, और यहाँ पे भी 10 क्वेश्चन सेपरेटली अटेम्प्ट हो चुके हैं। तो जो टोटल वेज हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी 266, इसका सोल्यूशन आ जाएगा। 15 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है देयर आर 12 पॉइंट्स इन अ प्लेन ऑफ विच 5 आर कोलिनियर, दीज पॉइंट्स आर जॉइंड इन पेयर्स, फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फॉर्म्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स 12 पॉइंट्स टोटल दिए गए हैं जिसमें से हमारे पास 5 कोलिनियर है। अब कोलिनियर का मतलब आप समझ रहे हैं कि कोलिनियर क्या होता है, एक ही लाइन पे जो लाई करते हैं। तो मतलब यहाँ पे जो समझने वाली बात ये है कि जो 5 कोलिनियर पॉइंट्स हैं उनमें जितनी भी लाइंस बनेंगी, अब ध्यान दीजिएगा, जितनी भी लाइंस बनेंगी वो एक ही स्ट्रेट लाइन कंसीडर होगी। तो इसमें यही चीज ध्यान देने वाली है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे कि भाई पहले हम लेट कर लेते हैं कि भाई जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, लेट टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे पास हैं दैट इज n इक्वल टू 12, और हम ले लेते हैं भाई हमें जो पॉइंट्स चाहिए कितने सेलेक्ट कितने करने पड़ेंगे, मतलब लाइन के लिए हमें कितने चाहिए होंगे स्टूडेंट्स, एक हमें स्ट्रेट लाइन बनानी है, तो यानी कि 2 पॉइंट से हमारी एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तो R2 हो गया। आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। तो जो यहाँ पे आप इसमें वेज बनेंगे, वेज क्या बनेंगे स्टूडेंट्स, दैट इज C12 2, यानी कि ये जो वैल्यू सॉल्व करके आपके पास आएगी दैट इज 66। कि 66 है क्या एक्चुअल में, ये है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, है, ये नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स इज इक्वल टू 66 when 2 points are joined from 12 points। 12 points में से जब हम दो पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास जो स्ट्रेट लाइंस बनेंगी 66। नाउ अब यहाँ पे समझना क्या है अगेन कि आउट ऑफ 12 पॉइंट्स, आप ऐसे लिखिए, आउट ऑफ दीज 12 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर। भाई 5 तो कोलिनियर है ना, अब समझिए। तो जो कोलिनियर पॉइंट से जितनी लाइंस बनेंगी वो तो एक ही बार कंसीडर होगी ना, बट इसमें क्या हो रहा है कि 66 में वो सारी लाइंस अलग अलग कंसीडर हो रही हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हमें ये देखना है कि 5 पॉइंट्स में कितनी लाइंस बनेंगी। तो भाई अगर n में 5 ले लूं और r इसमें से 2 ले लूं, तो जो इसमें से लाइंस बनेंगी दैट इज 5C2, यानी कि 10 लाइंस बनेंगी। अब समझिए, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई 5 पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अगर मैं एक लाइन बना लूं यहाँ पे, अगर मैं एक लाइन बना लूं और ये इसके ऊपर ये पॉइंट्स आ गए A B C D E, देखिए जो मेन क्वेश्चन है हमें स्ट्रेट लाइंस निकालनी है, तो वहां पे तो ये एक ही बार कंसीडर होगा, एक ही स्ट्रेट लाइन है। बट जो 66 हमारी लाइंस आ चुकी हैं उसमें ये कितनी बार इंक्लूड हो गया भाई, A B AC 2 A D 3 A E 4, समझ रहे हैं, ऐसे ही B C B D B E, फिर C D C E D E, मतलब यानी कि जो 10 लाइन्स है वो सेपरेटली काउंट हो रही हैं एक ही स्ट्रेट लाइंस में से। तो यानी कि 66 में से हम 10 माइनस कर लेंगे, तो आपको लिखना है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो बनेंगी, यानी कि 66 माइनस 10, और ये ध्यान दीजिएगा +1। अभी +1 क्यों, स्टूडेंट्स, क्योंकि भाई 66 में से अगर हम 10 सारी लाइंस को माइनस कर देंगे तो यानी कि इसमें से तो कैंसिल हो गई, लेकिन भाई एक लाइन तो ये मानी जाएगी ना खुद, AE जो बन रहा है वो एक लाइन तो कंसिडर होगी कि नहीं होगी, यस। तो एक बार उसको कंसिडर करना जरूरी है,
तो 56 प्लस 1 यानी कि 57 हमारी टोटल लाइंस बनेंगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है। बस फिर सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें हमें बोला है हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ पॉलीगन विद एन साइड्स। तो देखिए ठीक इसी तरीके का क्वेश्चन जो हमने भी लाइंस के लिए किया वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हमें लगाना है कि भाई हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं। आप देखिए टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स आप लिखिए कि भाई n इक्वल टू एन ही है, क्योंकि n साइड्स दी गई है तो उसमें n पॉइंट्स होंगे ना। अब डायगोनल्स बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए होंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म डायगोनल। भाई एक डायगोनल 2 पॉइंट से बनेगा, आपको पता लग रहा होगा, तो r इक्वल टू 2। अब मैं इसमें जो वेज लगाऊंगा दैट इज जो NCR यानी कि ये वेज लगाऊंगा तो यहाँ से क्या निकल रहा है आप देखिए n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो भाई n माइनस 1 n माइनस 2 पे रोक के नीचे n माइनस 2 से कट जाएगा और ये 2। तो ये जो है हमारे पास क्या आ जाएंगे n माइनस 1 डायगोनल्स आएंगे। लेकिन अभी ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैंने यहाँ R2 लिया है तो जो 2 लेने का मतलब ये हुआ कि ये एक लाइन को भी कंसिडर कर रहा है इसमें। मतलब अगर आप देखिए कि मैं कोई पॉलीगन बना लूं, एक मैंने ये 5 साइड्स का पॉलीगन बना लिया है, समझिए इस चीज को कि ये पॉलीगन में डायगोनल्स क्या होंगे। भाई डायगोनल्स तो ये ऑपोजिट वर्टेक्सेस को ज्वाइन करेंगे ना, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। लेकिन जब मैं r इक्वल टू 2 ले रहा हूँ ना तो जो इसमें ये वैल्यू आ रही है ये सारी लाइंस के लिए आ रही है, क्योंकि 2 पॉइंट से एक लाइन भी बनती है ना। तो ये वाली जो लाइन है, 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 ये वाली लाइन, ये सारी लाइंस भी इसके अंदर कंसिडर हो रही हैं। तो ये समझिए ध्यान से। तो यानी कि इसमें कितनी साइड्स कंसिडर हो रही हैं कि भाई n, क्योंकि n साइड्स हैं इसके अंदर, तो यानी कि इस वाली वैल्यू में n साइड्स भी इंक्लूड हो गए। लेकिन हमें तो साइड्स नहीं चाहिए ना, हमें तो सिर्फ डायगोनल्स चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर नंबर ऑफ टोटल डायगोनल्स आप जब निकालेंगे तो आपको ये जो वैल्यू आई है इसमें से आप n माइनस कर दीजिए, ठीक है ना, n माइनस 1 n। आप समझ रहे होंगे क्यों n माइनस करना पड़ रहा है, क्योंकि जो हमने वैल्यू निकाला है इसमें डायगोनल के साथ साथ जो ये साइड्स बन रही हैं वो भी इंक्लूड हो गई हैं, क्योंकि हमने R2 लिया था। तो इसको आप सिंप्लीफाई करिए, देखिए कैसे सिंप्लीफाई हो रहा है, n माइनस 1 माइनस 2n। अब आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, n कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा n माइनस 1 माइनस 2। तो देखिए ये वैल्यू हमारे पास आ गई n माइनस 3/2, यानी कि इतने डायगोनल्स हमारे बनेंगे एक n पॉलीगन में। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें हमें बोला जा रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 5 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 डिफरेंट वॉवेल्स इफ ईच वर्ड इज टू कंटेन 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वॉवेल्स। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स 5 हैं, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कॉन्सोनेंट्स टू सेलेक्ट, कॉन्सोनेंट्स टू सिलेक्ट। हमें कितने कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने हैं स्टूडेंट्स, r इक्वल टू 3। तो आपको यहाँ पे जो वेज हैं वो कितने आएंगे, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस तो आपने बहुत सारे कर लिए हैं पहले, C5 3। और वॉवेल्स टोटल 4 हैं, लेकिन सेलेक्ट कितने करने हैं, वॉवेल्स टू सेलेक्ट, जो वॉवेल्स हमें सेलेक्ट करने हैं दैट इज r इक्वल टू 2। तो जो इसके वेज होंगे वो क्या होंगे स्टूडेंट्स, C4 2। तो भाई टोटल वेज के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए स्टूडेंट्स, बताइए। यस, इनको मैं प्लस करूँ या मल्टीप्लाई, यस करेक्टली गेस्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स, हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो हमारे पास 10 और ये हमारे पास आ जाएगा 6। तो ये हो गया 60। अब हमें क्या ध्यान देना है, इसके बाद ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है स्टूडेंट्स। कैसे नहीं है इसको समझेंगे, क्योंकि भाई मैंने जो 3 कॉन्सोनेंट्स लिए हैं उन 3 कॉन्सोनेंट्स को और जो ये मैंने 2 वॉवल्स लिए हैं, इन 2 वॉवल्स को मिला करके मेरे पास आप लिखिए नाउ टोटल लेटर्स मेरे पास कितने आ गए हैं, टोटल लेटर्स n इक्वल टू 5। ठीक, अब इन 5 लेटर्स को भी तो अरेंज कर सकते हैं ना। नाउ 5 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड। अब यहाँ अरेंज्ड आ गया स्टूडेंट, समझिए ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरेंज्ड इन इक्वल टू P5 5। अरेंजमेंट की बात आ रही है तो P5 हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, 120। आपको पता होगा 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। नाउ अब हमें अगेन टोटल वर्ड्स बनाने हैं, टोटल 5 लेटर वर्ड्स जो बनेंगे वो कितने होंगे। देखिए अब ये दोबारा एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि और इन्हीं 60 वेज में जो वर्ड्स होंगे उनको हम अरेंज कर सकते हैं, तो एक दूसरे पे ये डिपेंड है। तो 60 × 120 आप कर दीजिए, तो 7200 ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो हमने 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट किए हैं और जो 2 वॉवेल सेलेक्ट किए हैं
उनको जब मैं अरेंज करूंगा दोबारा से तो वो 120 वेज में अरेंज हो सकते हैं। तो जो टोटल वर्ड्स बनेंगे दैट विल बी 7200। क्वेश्चन 17 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। हमें एक वर्ड दिया गया है इन्वोल्यूट। अब हमें ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इसके जो कॉन्सोनेंट्स हैं उसमें से 2 कॉन्सोनेंट्स और इसमें जो वॉवल्स हैं उसमें से 3 वॉवल्स लेकर के हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग। तो देखिए जैसे हमने 16 किया है उसी तरीके से हम सॉल्यूशन करेंगे कि भाई यहाँ पे हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं मेरे पास। टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स जो है मेरे पास देखिए IOU E 4 वॉवल्स मेरे पास हैं। आप लिखिए 4 ब्रैकेट में आप लिख लीजिए कौन कौन से हैं। IOU E 4 वॉवल्स मेरे पास हैं। अब वॉवल्स कितने सेलेक्ट करने हैं, वॉवल्स टू सेलेक्ट, इसमें से जो वॉवल्स सेलेक्ट करने हैं आर यानी कि 3 से वॉवल्स मेरे को सेलेक्ट करने थे। तो जो वेज होंगे वो क्या हो जाएंगे C4 3। तो यानी कि 4 वेज में ही मैं इसको सेलेक्ट कर पाऊंगा ना। अब उसके साथ साथ नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितने हैं इसमें आप देख लीजिए। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स भी 4 ही हैं स्टूडेंट्स इसमें, है ना। N 4 हो जाएगा। कौन कौन से हैं देखिए NVLT। ठीक, तो ये 4 कॉन्सोनेंट्स हैं। अभी 4 कॉन्सोनेंट्स में से मुझे कितने सेलेक्ट करने हैं, तो आर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। तो जो इसके वेज आएंगे, जो वेज बन रहे हैं वो C4 2। तो यानी कि ये 6 वेज बन रहे हैं। तो अब देखिए कि भाई टोटल वेज क्या हुए। अभी टोटल वेज हो रहे हैं ऑफ सेलेक्टिंग 3 वॉवल्स आउट ऑफ 4 वॉवल्स एंड सेलेक्टिंग 2 कॉन्सोनेंट आउट ऑफ 4 कॉन्सोनेंट, यानी कि 4 × 6, यानी कि 24 वेज में मैं इनको सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब जब मैंने 3 वॉवल्स और 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट कर लिए तो नाउ 5 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड। भाई अब उनको अरेंज करने की बात होगी। कैन बी अरेंज्ड इन इक्वल टू P 5 वेज। तो यानी कि ये अगेन 120 वेज में इसको हम सेलेक्ट अरेंज कर पाएंगे। तो जब हम इनको 120 वेज में अरेंज कर पाएंगे तो जो टोटल 5 लेटर वर्ड बनेगा वो क्या बनेंगे, टोटल 5 लेटर वर्ड जो बनेंगे दैट विल बी 24 × 120। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 2880, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा स्टूडेंट। एक वर्ड दिया गया है इनइफेक्टिव और इस वर्ड में से हमें 4 लेटर के डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं। तो देखिए अभी तक जो भी हम क्वेश्चंस करते आए थे यहाँ पे हम NCR फॉर्मूला लगा रहे थे। क्यों NCR फॉर्मूला कहाँ लगता है स्टूडेंट्स, जहाँ पे हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स गिवन होंगे। ध्यान रखिएगा n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए तो NCR फॉर्मूला हम लगा लेते हैं। बट यहाँ पे n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स नहीं है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे आ गए हैं जो रिपीटिव हो रहे हैं। तो यानी कि NCR का फॉर्मूला यहाँ नहीं लग पाएगा। तो ध्यान से देखिएगा इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करने के लिए मैंने इसका सॉल्यूशन कर लिया है। मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो देखिए हमारे को पहले लिख लेना है कि हमारे पास क्या कंडीशन है। भाई हमारे पास 2 आईज हैं, है ना, 2 आई मेरे को गिवन है। मेरे पास 2 एफ्स हैं देखिए जो रिपीट हो रहे हैं 2 एफ, और 3 ईज हैं ई। तो देखिए जो रिपीट हो रहे हैं वो ये लेटर्स हैं। उसके बाद NCTV, ये 4 लेटर्स ऐसे हैं जो एक एक बार आ रहा है, जो रिपीट नहीं हो रहे। ठीक, अब हमें बोला गया था 4 लेटर्स बनाने हैं। तो 4 लेटर्स के लिए देखिए मैंने बॉक्सेस बना लिए कि भाई इनमें हम 4 लेटर्स कैसे कैसे रख पाएंगे उसको समझिएगा। तो मैं कोशिश करूंगा आपको इजी वे में समझा पाऊँ। तो देखिए 4 बॉक्सेस, तो ये जो 4 लेटर के वर्ड बनाने हैं हम इसमें कितने केसेस बना पाएंगे। देखिए पहला केस हम बना रहे हैं कि भाई चारों लेटर्स जो हैं वो अलग अलग। कैसे अलग अलग, कि भाई एक लेटर इसमें से हमने ले लिया आई में से, एक लेटर एफ आ गया, एक लेटर ई आ गया और एक लेटर एन आ गया, है ना। एन या सी कोई भी आ सकता है यहाँ पे। तो 4 डिफरेंट लेटर्स हो गए। तो लेकिन इसके जो वेज होंगे वो कैसे निकलेंगे, ध्यान दीजिएगा। मेरे पास जो आई है, एफ है, ई है, इनको मैं एक एक अभी मान रहा हूँ, और NCTV ये तो एक एक है ही। तो मेरे पास चारों डिफरेंट कितने हैं देखिए ध्यान से कि 7 मेरे पास डिफरेंट बन रहे हैं। एक तो 4 लेटर्स ये हैं, एक इसको, एक इसको, एक इसको, तो यानी कि 7 डिफरेंट लेटर्स हैं मेरे पास। और उन 7 में से मेरे को 4 लेटर्स अरेंज करने हैं। तो यानी कि 7P4 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इससे हमारे पास 840 आ जाएगा। तो 840 वर्ड्स बन जाएंगे जिसमें कि 4 के 4 लेटर्स डिफरेंट होंगे। तो ये केस 1 हो गया। नो केस 2 को देखिए कि अगर मैं ये सोचूं कि भाई मैं 3 लेटर्स में से इन 3 में कोई भी सेम लेटर्स डालूं। क्यों, क्योंकि मेरे पास 3 ऐसी कैटेगरी आ रही है ना कि 3 मेरे पास लेटर्स हैं 3 ई, तो इसलिए ये कंडीशन बन सकती है। अगर सपोज ई 3 बार होता ही नहीं तो फिर ये कंडीशन बन ही नहीं सकता था, समझ रहे हैं ना। तो 3 है मेरे पास ई, तो इसलिए मैं ये कंडीशन ले रहा हूँ कि 3 लेटर मैं यहाँ सेम ले रहा हूँ, तो एक लेटर मेरे को डिफरेंट लेना पड़ेगा। तो इसके जो वेज निकलेंगे वो समझिए कैसे निकल रहे हैं कि भाई 3 सेम है, तो मतलब जो ई है मेरे पास वो एक ही है जो 3 बार आ रहा है और कोई लेटर 3 बार नहीं आ रहा। तो मेरे पास n जो है वो 1 है। 1 का मतलब ये समझिए कि मेरे पास इन सब में से एक ही लेटर है जो मैं 3 बार यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो n हमारा 1 और r भी 1, क्योंकि सेलेक्ट भी इसी को करना पड़ेगा।
तो C11 हमने लिया, मल्टीप्लाइड बाय 6C1। 6C1 कैसे आया, अब इसको समझिए, क्योंकि भाई हमने यहाँ पे ई तो यूज़ कर लिया। अब जो ये एक बॉक्स बचा वहाँ पे मैं कितने में से भर सकता हूँ, देखिए, क्योंकि 4 लेटर मेरे पास अलग अलग हैं और यहाँ से F1 है और E है, तो 4 और एक ये, तो 6 लेटर्स में से मैं कोई एक लेटर यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, तो इसलिए 6C1। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है स्टूडेंट्स, पर इसको ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पास 4 लेटर वर्ड्स बन गए। कैसे कि 3 टाइम्स तो ई आ गया यहाँ पे और एक बार इसमें से कोई भी लेटर आ गया, तो 4 लेटर वर्ड बन गए। अब इन लेटर्स को रीअरेंज भी कर सकते हैं ना भाई, तो रीअरेंज करने के लिए देखिए क्या लगाया मैंने, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि भाई टोटल 4 है और उसमें रिपीट हो रहे हैं 3, यानी कि 1 काइंड हमारा 3 हो गया। तो ये फॉर्मूला हमारा लगा, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, हमारे पास 24 वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन पार्ट लग सकता है कि ये 1C1 6C1 कैसे लिया है, तो इसको दोबारा से वीडियो को पॉज करके देखिएगा, दोबारा रिपीट करके कि 1C1 क्यों लिया है हमने, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अब देखिए केस 3 ये हो सकता है कि यहाँ पे मैं जो स्टार्टिंग के 2 लेटर्स हैं वहाँ पे सेम लेटर ले लें और यहाँ पे डिफरेंट एक डिफरेंट लेटर्स ले लें बाकी 2 में। तो देखिए इसके वेज कैसे निकलेंगे कि भाई मेरे को यहाँ पे 2 लेटर सेम डालने हैं, तो वो सेम लेटर या तो इसमें से या इन तीनों में से कोई भी मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, समझ रहे हैं। तो 3 मेरे पास टोटल वेज हैं इन 3 में से मैं चूज करने के लिए, लेकिन चूज मेरे को एक ही पेयर करना है, समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही पेयर तो डाल सकता हूँ ना मैं, दोनों में से या तो आई डाल दूंगा या FF डाल दूंगा या ई डाल दूंगा। तो 3 मेरे पास हैं टोटल, तो 3 है ऊपर और 1 यहाँ पे, क्योंकि एक ही चूज करना है तीनों में से, तो 3C1। ठीक, तो ये बॉक्सेस फिल हो गए। उसके बाद बाकी 2 बॉक्सेस बचे, वहां पे एक डिफरेंट का मतलब कि अब जो मैंने ले चुका हूँ, सपोज मैंने आई ले लिया यहाँ पे, तो अब मेरे को इनमें या तो इसमें से या इन चारों में से कोई भी 2 लेटर्स यहाँ यूज करने हैं। तो भाई मेरे पास टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और यूज कितने करने हैं, 2, तो यानी कि 2। तो समझ में आया होगा 6C2 कैसे लिया यहाँ पे। उसके बाद देखिए 4 लेटर वर्ड बन गए मेरे पास। अब जो 4 लेटर वर्ड्स बन चुके हैं तो उनको रीअरेंज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इन 4 में से केवल 2 ही ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये परमुटेशन में आपने समझा है कि कैसे 1 काइंड का 2nd काइंड का कैसे हम फॉर्मूला वैल्यू लगाते थे, कैसे निकालते थे। इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये आ गया 540। अब देखिए एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि भाई इसमें मैं 2 सेम रख दूं ये वाले, और फिर ये वाले भी 2 सेम यहाँ डाल दूं, समझ रहे ना। तो उस केस में इन 4 का यूज ही नहीं हो पाएगा। कैसे कि भाई या तो आई यहाँ दोनों आ सकता है, या FF 2 आ सकता है, या ई 2 आ सकता है। तो मतलब मेरे को क्या करना है कि इन 3 पेयर में से कोई भी 2 सेलेक्ट करने हैं, या तो आई या तो FF या ई, समझ रहे हैं। तो यानी कि 3C2 का मतलब यही है कि इन 3 में से मैं कोई से भी 2 पेयर सेलेक्ट कर लूंगा जो यहाँ पे यूज हो जाएंगे, तो यानी कि 4 लेटर वर्ड बन जाएगा 3C2 वेज में। अब जब ये 4 लेटर वर्ड बन जाएगा तो फिर उसमें क्या हो रहा है भाई, कितने रिपीट हो रहे हैं, 2 सेम है ना इसमें, तो 4/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां से 18 आ गया। अब आपको टोटल लेटर्स निकालने हैं, तो अब आप लास्ट में लिख लीजिए टोटल 4 लेटर वर्ड्स, यानी कि 840 + 24 + 540 + 18। तो भैया आप इनको ऐड कर लीजिए, यू विल गेट 1422 वर्ड्स। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये लास्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर कहीं पे कंफ्यूजन लगे तो इसको पॉज करके दोबारा देखिएगा स्टूडेंट्स।